अच्छा गेट अच्छा है यहाँ अपोजिट साइड से है। यहाँ इस साइड से आप आ जाओ। उसमें तो है ही नहीं है से सनौली। अच्छा कदवा से किसका चांस है कदवा में? कदवा में अभी उधेरबुन है, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि दुलाल चंद गोस्वामी निकल जाएंगे। लोग कह रहे हैं पैरासूट कैंडिडेट हैं, सांसद थे कटिहार से, अचानक से उन्हें उठाकर कदवा में दे दिया गया। क्या कोई स्थानीय लोग नहीं थे कदवा में? निश्चित रूप से दुलाल जी पैरासूट कैंडिडेट हैं। हम लोगों का अपेक्षा था कि स्थानीय उम्मीदवार को पार्टी मौका देगी। वहाँ पर बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो अंतिम समय तक अभी भी पार्टी के साथ में है। उनका मान सम्मान होना चाहिए था। यह बात दुलाल जी को भी सोचना चाहिए था कि पार्टी ने उनको एमएलए बनाया, एमपी बनाया, मंत्री बनाया। अब एमएलए का ख्वाब उनको छोड़ देना चाहिए था। हम लोग अभी भी प्रयास में हैं कि स्थानीय उम्मीदवार को मौका मिले, लेकिन जो समीकरण का सच्चाई है वो यही है कि दुलाल चंद गोस्वामी निकल रहे हैं। अच्छा केंद्र में तो सरकार है ही एनडीए की, बिहार में भी 20 साल से एनडीए की सरकार है। क्या है, आपको क्या लगता है कि विकास सचमुच धरातल पर उतरा है या बहुत सारे काम बाकी रह गए? देखिए, काम विकास तो किया नहीं है। हम लोग 100 वर्ष पीछे चले गए। अगर मानक को आधार बनाए हम लोग, तो आप देखिएगा कि हम लोग 47 से भी पीछे चले गए हैं। और आने वाले मोदी जी के 2014 तक भारत को आने में अभी 100 वर्ष और लगेगा। क्या लगता है कि मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव में? क्योंकि जो नेता लोग आते हैं वो तो सड़क दिखा देते हैं, बिजली दिखा देते हैं और मुफ्त राशन की बातें कर देते हैं, मुफ्त की रेवड़ियों की बातें कर देते हैं। लेकिन जो भी सरकारी विभाग है, जो 19 विभाग है, क्या लगता है उसमें भ्रष्टाचार है या बिना भ्रष्टाचार के या बिना कोई सुविधा शुल्क दिए कोई कार्य किसी भी विभाग में हो पा रहा है क्या? देखिए, सबसे पहला भ्रष्टाचार तो ये है कि जनता विधायक नहीं चुनती है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुन रही है। संविधान उसको शक्ति देता है कि आप एमएलए एमपी चुनिए। अब हम लोग सीधे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को वोट कर रहे हैं, तो पहला भ्रष्टाचार तो यहीं से शुरू होता है। और दूसरी बात क्या है कि भ्रष्टाचार दुनिया में हर जगह है, लेकिन अभी का क्या है कि आपके यहाँ एमपी आ रहा है, एमएलए आ रहा है, लेकिन डीएपी किसी किसान को नहीं मिल रहा है। डीएपी हमारा मुद्दा है। डीएपी कहीं चुनाव में चर्चा में नहीं है। अच्छा खाद में जो सब्सिडी मिलनी चाहिए वो क्या पब्लिक को नहीं मिल पा रही है? खाद ही नहीं मिल रहा है। 1300 का खाद 1900 में मिल रहा है। ये 50 किलो जो खाद था 40 किलो मिल रहा है। मतलब कृषि प्रधान देश है और आपका कहना है कि कृषि के बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा किसानों को। हाँ, जो हमारा लोकल मुद्दा है, जिससे जो अब एमएलए साहब दिखा रहे हैं कि हम रोड बना दिए, तो वो डाटा हमको दिखाए ना कि फलाने विधानसभा में कम रोड बना है, हमारे यहाँ ज्यादा बना है। अरे ये जो ठेकेदारी है, ठेकेदारी लोन लेके सरकार आती है, ठेकेदारी बांटती है, उसका कमीशन खाता है और ये होता है, कमीशन के लिए ठेकेदारी होता है। मुद्दा ये होना चाहिए था कि ग्लोबल टेंडर बिहार में क्यों हो रहा है, जब यहाँ पर छोटे छोटे ठेकेदार हैं, यहाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंजीनियर हैं, उनको ठेकेदार बनाया जा सकता था। संयोग से मैं अनियोजित अभियंता संघ का कटिहार जिला का अध्यक्ष भी हूँ और अनियोजित अभियंता का ठेकेदारी बंद कर दिया गया है। तो जब आप तो नपुंसक बना दिए संवेदक सबको। और स्थानीय लोगों को रोजगार की भी कमी इस वजह से हो जाए, ग्लोबल टेंडर की वजह से। निश्चित रूप से अगर हम ठेकेदार बनते तो हो सकता था कि हम में से ये बच्चे जो आज देख रहे हैं, इसमें से कोई मुंशी होता, कोई काम कराने वाला होता, कोई खाता मेंटेन कर रहा होता। बड़े बड़े जो ठेकेदार आते हैं वो बाहरी लोग लेकर और बाहरी संसाधन लेकर के आते हैं, स्थानीय लोग को रोजगार की भी दिक्कत हो अभी जाती देखिए ना, बहुत टीवी वाले लोग दिखाए कि जितना भी प्रचार का वाहन आया है सब यूपी से आया है। तो ये क्या दिखा रहा है? ग्लोबलाइजेशन दिखा रहा है कि आप बिहार ग्लोबल हो गया है और महाराष्ट्र में हम जाते हैं तो मजदूरियों पर आफत हो जाता है, लोग मारने पर तुले हुए रहते हैं अच्छा हमको। पलायन, अब तो जैसे आप आए पलायन के मुद्दे पर, क्या लगता है कि बिहार में रोजगार सृजित नहीं किया जा सकता है? क्यों लोग पलायन कर रहे हैं? और सिर्फ मजदूर ही पलायन नहीं कर रहे, अगर हमारे घर का पढ़ा लिखा एक बच्चा 30,000 40,000 के लिए बाहर नौकरी करने के लिए जा रहा है, तो क्या इसको आप पलायन मानते हैं? निश्चित रूप से कोई भी घर छोड़ करके अगर कहीं भी जा रहा है तो पलायन का परिभाषा के दायरे में आता है। और बिहार में रोजगार सृजन नहीं हो सकता है, इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। बिहार में करीब 2500 पुराने मिल बंद हैं। कटिहार बिहार का औद्योगिक शहर था। कटिहार बिहार का औद्योगिक शहर था। यहाँ के जूट मिल बंद हो गए, कांटी मिल बंद हो गए, सिलाई फैक्ट्री बंद हो गया,
आपका ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो आटा बनाता था वो मिल बंद हो गया, फ्लावर मिल बंद हो गया। तो हमको नया फैक्ट्री का बात ही नहीं करना है, पुराना को चालू कर दो। तो पब्लिक भी तो भूल जाती है, पब्लिक भी तो फ्री बीज के चक्कर में पड़ी हुई है कि 1100 रुपया हमारा पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है। पब्लिक भी तो इन चीज़ों पर चली जाती है। और जो चुनावी समय में जो ये खर्च होता है, जो तय राशि होती है सरकार से, उससे कहीं ज़्यादा होती है। इस पर क्या राय है? देखिए हम लोग पूंजीवाद की ओर बढ़ गए हैं और आज के डेट में ये तय है कि पैसा नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आज अशोक अग्रवाल लड़ रहे हैं चुनाव, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, उनका पोता ही लड़ सकेगा। अगर हम चुनाव के लिए आगे जाना चाहेंगे तो सबसे सस्ता टिकट बांटे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन उनका नॉमिनेशन, आप टिकट के उम्मीदवार हैं, इसके लिए 21,000 का फाइन था, ये फीस था। तो आप 21,000 से जब कहानी शुरू कीजिएगा तो क्या गरीब आदमी का वहाँ मौका है। अभी अपने यहाँ आप देख रहे हैं कि लोग सालों भर से जमीन में काम कर रहे हैं, झोला ढो रहे हैं। जैसे ही आता है सबसे पहले क्राइटेरिया होता है, वहाँ सवाल पहला पूछा जाता है कि आप चुनाव का खर्च वहन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पार्टी पैसा देने की स्थिति में नहीं है। क्या तो लगता है कि चुनाव आयोग बायस्ड होकर काम कर रही है? क्योंकि पता तो सबको है कि खर्च हो रहा है और बेहिसाब खर्च हो रहा है। तो क्यों चुनाव आयोग जो एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इस पर कठिन रूप अख्तियार नहीं करती है और प्रत्याशियों का जो है, क्यों नहीं कैंडिडेंसी कैंसिल किया जाता है? देखिए इसके लिए कोई सबूत लोग नहीं दे पाते हैं और चुनाव में बेहिसाब खर्चा कोई आज का बात नहीं है कि नए चुनाव आयोग के ही समय में हुआ है, ये शुरू से होता रहा है। लेकिन पहले क्या था, लोग चोरी छुप करके करते थे। अब चोरी सीना तान के कर रहे हैं, कहते हैं कि हम 56 इंच हैं, चोरी हम सबके सामने करेंगे, ये अंतर आया है। जंगल राज फिर से वापस आया, जिस तरह से भी मोकामा में घटना हुई, दुलारचंद यादव की हत्या हुई, इसको क्या आप जंगल राज की कैटेगरी में मानते हैं? निश्चित रूप से यह जंगल राज है, क्योंकि यह सरकार स्पॉन्सर हत्या है। अनंत सिंह पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। वहाँ मोकामा के लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला है कि उनके अगला कोई उनके यहाँ हत्या नहीं होगा। अभी बीना देवी पर भी हमला हो गया है। तो वहाँ पर तो समझिए तो खुलेआम खूनी खेल चल रहा है। अच्छा, दम्भ भरती है नीतीश की सरकार की, सुशासन की सरकार है। फिर जिस व्यक्ति पर इतने सारे केस हो, कई बार वो जेल जा चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना कहाँ तक उचित है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं प्रतीत होती है आपको? बिल्कुल नहीं। देखिए क्या होता है कि चूँकि हम लोग सामाजिक से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग अगर आज के डेट में सड़क पे उतर जाएँ, तो हम पर सबसे पहला केस लगेगा यूएपीए। तो यूएपीए जिस दिन लग गया हम अपराधी हो गए। तो और एक समय था कि अगर जनप्रतिनिधि पर कोई केस नहीं है तो लोग उसको मानता था कि ये जुझारू नहीं है। जब से सरकार जनप्रतिनिधियों के प्रति निरंकुश हुई है, तब से यह बात कहना बहुत ये हो गया है कि अब तो लोग डर से आंदोलन नहीं होता है। अब 2014 के पहले की कहानी आप देखिए, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन सड़क पर लोग नहीं उतरे हैं, और 2000 के बाद 2014 के बाद वो कौन सा दिन है लोग सड़क पर उतरे हैं। दिल्ली में रामलीला मैदान भरा रहता था, रामदेव बाबा का प्रवचन होता रहता था, अन्ना हजारे खड़ा हो गए। आज अन्ना हजारे अगर मोदी के खिलाफ एक शब्द बोलेंगे तो दूसरे दिन यूएपीए में बंद रहेंगे। तो इस लेकर के केस पर मत जाइए, पब्लिक जानती है कि कौन अपराधी है। अनंत सिंह के बारे में, अनंत मोहन के बेटा के बारे में या आनंद मोहन सिंह के बारे में लोग जानते हैं कि वह हत्यारा है, उन पर केस दर्ज हुआ है। और जब सरकार किसी शर्त पर उनको रिहा कर देता है तो यही राजनीति का अपराधीकरण है। अच्छा, सोनम वांगचुक जो लद्दाख में आंदोलन कर रहे थे, जो लद्दाख के लिए मांग कर रहे थे, अचानक से उन पर भी यूएपीए लगा दिया जाए। यूएपीए की आपने बात की, कहाँ तक उचित समझते हैं? ये लोकतंत्र में इस तरह से किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि हम साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, और कई देशों ने, कई जो विश्व के यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें मानद उपाधि से भी जो नवाजा था, उसके बावजूद उस व्यक्ति पर यूएपीए लगा दिया गया और उसके बाद कई सारे कनेक्शन ढूंढ लिए गए कि वो पाकिस्तान गए, वो यहाँ गए, वहाँ से फंडिंग होता है। क्या सरकारों को पहले से नहीं पता था कि उनका फंडिंग कहाँ से होता है? देखिए हम सब लोकतंत्र के अपराधी हैं। मोदी जी आवर्त सारणी रसायन शास्त्र से हटा दिए, मतलब रसायन शास्त्र का हत्या हो गया। विकासवाद का सिद्धांत आप हटा दिए, मतलब जीन्स का थ्योरी अब हमारे विज्ञान के छात्र नहीं पढ़ेंगे, तो विज्ञान खत्म हो गया। हमारा सोच अवैज्ञानिक हो रहा है। अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि सावरकर बुलबुल पर उड़ते थे। अब लोग कोई जेट का थ्योरी नहीं पढ़ेगा। अब लोग कोई हो सकता है कोई इसी में से नौजवान बुलबुल पर चढ़ जाए और बोले कि उड़ उड़ उड़, तो मगरमच्छ लेके घर आ रहे हैं। मगरमच्छ लेके घर आना शुरू करे। तो सोनम वांगचुक पर जो हुआ है,
उसके अपराधी हम हैं, मोदी नहीं। मोदी को 2 बार हम लोग चुने हैं इतने बड़े अवैज्ञानिक सोच के साथ में, तो इसके अपराधी हम लोग हैं। सोनम वांगचुक तो अब जैसे आपने कहा ना कि अपराधीकरण, इसका मतलब सोनम वांगचुक अपराधी हो गया। वो चुनाव लड़ेगा तो कल कहेंगे कि अपराधी को क्यों टिकट दे रहे हो। सोनम वांगचुक क्रांतिकारी है, वो अपराधी नहीं है, और क्रांतिकारी पर भी केस होता है और अपराधी पर भी केस होता है। इस पतली रेखा, इस फर्क को जो पहचान सकता है वही लोकतंत्र का जिम्मेवार नागरिक है। अच्छा, अपना परिचय दीजिए, काफ़ी ज्ञानी लग रहे हैं बातचीत से। आप कहाँ से आए हैं और क्या परिचय है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार सिंह हुआ। मैं कटिहार जिला में सिटीजन फोरम चलाता हूँ। इसमें जो हमारे गांव घर के परिवार के जो प्रशासनिक कोई समस्या होता है तो उसमें लोग शिकायत मेरे पास लेकर के आते हैं। हम पूरा कोशिश करते हैं कि उनका समाधान हो। यही हमारा छोटा सा परिचय है। चलिए, धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, युवा हैं, इनसे मिलते हैं। जी, क्या लग रहा है कटिहार जिला में राजनीति किस ओर करवट ले रही है? ओनली परसेंट किशोर जन किसान स्वराज। क्यों ऐसा हुआ कि कई पार्टियां पहले से थी, आखिर जब एक नई पार्टी आई है 2 अक्टूबर पिछले साल ही तो पार्टी का सृजन हुआ है, अचानक से जो युवा वर्ग है इस तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? आखिर जो पहले की पार्टियां थी इसमें क्या खराबी नजर आती है आपको? इसमें क्या क्या जो स्थिति है ऐसे ही रहेगा, बदलाव चाहिए हम लोग को, क्योंकि किस प्रकार का बदलाव चाहिए, मतलब क्या जैसे कि समस्या है? बाहर जाने के लिए यहीं रोजगार चाहिए। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कितना हम पढ़े लिखे हैं आप? मैट्रिक किए। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के पास ऐसा कौन सा जादू है या कौन सी जादू की छड़ी है कि वो घुमाएंगे अचानक से पलायन बिहार से बंद हो जाएगा? जैसे कि हमको सिलाई के काम आता है, जैसे कि अगर हमारे पास पूंजी आ जाए तो मैं 2-4 मशीन यही अगर मैं खोल लूँ तो मेरे पास ऐसे ही 2-4 को मैं खुद रोजगार कर सकता हूँ, 2-4 को रोजगार दे सकता हूँ। पूंजी का सबसे बड़ा है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं 10-12 हज़ार कमाते हैं, क्या खाएंगे क्या बचाएंगे, इसी में फिर गांव आते हैं आके बैठे रहते हैं। अच्छा, ब्लॉक जाते होंगे, थाना जाते होंगे, अंचल जाते होंगे, क्या लगता है कि सारा काम आसानी से हो जाता है या वहाँ भी परेशानी? अभी भी मैं राशन कार्ड बनाने दिया हूँ, पहले पैसा ले लिया है, अभी भी नहीं बना है मेरा। क्या बोल कितना पैसा लिया गया? 2500 रुपया। कौन लिया ये मैहारपुर का जो डीलर है ना वही लिया है। अच्छा, जो सरकारी डीलर है वो पैसा ले रहे हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए। हाँ, सरकारी प्रोसेस आपने फॉलो नहीं किया, डायरेक्ट आप ब्लॉक नहीं किया, फॉर्म नहीं भरा? जाएंगे तो देगा ही नहीं। अब मैं 20 दिन चक्कर काटूं तो क्या करेंगे, 20 दिन का मजदूरी के हिसाब से उस हिसाब से देना पड़ता है। अब बोलता है कि क्यों दे रहे हो, भाई नहीं देंगे तो नहीं बनेगा, सीधी बात है। ये तो काफी इतना बड़ी बात आपने कह दी कि सरकारी तंत्र के लोग जो डीलर हैं, हाँ वो जन वितरण प्रणाली के जो है, वो खुद आपसे पैसा ले रहे हैं, हाँ बिल्कुल उसके बावजूद अभी तक बना नहीं। बना नहीं है। बोल रहा है कि इलेक्शन है, एक बार बोल रहा है कि डीएम चेंज हो गया था, मुश्किल हो रहा है, फिर चेंज होगा तब जाके होगा। अच्छा, मतलब उन्होंने डीएम का नाम लिया, क्या वो डीएम से डायरेक्ट आपको बनवा के दे रहे हैं राशन कार्ड? हमें तो नहीं, हम लोग बाहर में रहते हैं, क्योंकि हम लोग इसीलिए अब क्या बोलेंगे अभी, इसीलिए हम आए हैं बाहर में सिर्फ वोट डालने। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर अगर आते हैं सत्ता में, तो क्या लगता है कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं ये खत्म हो जाएगा? अब कोशिश अब बदलेंगे नहीं तो कैसे होएगा, अगर इसी को रखेंगे तो चलते रहेगा, अगर बदलेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि हाँ हो सकता है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद महीनुल्लाह, कहाँ के रहने वाले हैं? मैयारपुर का, मेहरपुर मनिहारी। मनिहारी। यहाँ जैसे मनोहर सिंह जो विधायक थे, हमारे घर के आगे चौक जो है मैयारपुर का, उसमें पानी भरा रहता था। इस बार गया, बोलता मेरे से गलती हो गया, मैं नहीं आ पाया, अब इस बार चांस दे दो, अब फिर देंगे, फिर हो जाएगा वैसे। कितने साल से हैं विधायक वो? अभी कम से कम 10-12-15 साल से तो है ही, वही है लग रहा 15 साल के बाद वो जाके क्या कह रहे हैं कि है। हमसे गलती हो? गलती हो गया है, इस बार दे मौका दे दो, फिर हम दोबारा ऐसा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से कौन है कैंडिडेट प्रशांत किशोर की पार्टी से? बबलू सोरेन है। कभी आपके दरवाजे पे आए? अभी तो हाँ आया था। क्या लगा बातचीत करके है? बातचीत में ये जो चीज़ प्रशांत किशोर में है, उसका कैंडिडेट में वही सब चीज़ भरा हुआ है कि आदमी को कैसे समझाया जाए, कैसे क्या चीज़ किया जाए। मैं उसी को वोट दूंगा। पहली बार मेरा वोट बन गया है 5-6 साल से, लेकिन मैं पहली बार वोट उसी को दूंगा। आज तक वोट पहले आपने क्यों नहीं किया? मेरे को कोई कैंडिडेट अच्छा ही नहीं लगा। चलिए, एक युवा थे मनिहारी के मैहारपुर के रहने वाले, इनका कार्ड पहले ही वोटर कार्ड बन चुका है, निर्वाचन कार्ड, बावजूद इसके ये कह रहे हैं कि मैंने कभी पहले वोट ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें कैंडिडेट ही पसंद नहीं था। पहली बार ये उत्सुक है, ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के जो प्रत्याशी है बबलू सोरेन, उन्हें ये वोट देंगे क्योंकि इन्हें प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है वो पसंद है और उनका जो कैंडिडेट है वो भी पसंद है। अभी के लिए इतना ही, आगे बने रहेंगे नक्षत्र न्यूज़ पर। श्याम वर्धन, मनिहारी।